हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अम्बाऊ सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, परमाणु एवं अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर में आज पार्ट थर्ड तीसरा पोर्शन तीसरे दिन कराने जा रहा हूं इसको। और इसमें जो कराया जा रहा है वो है रासायनिक सूत्रों को लिखना। डियर स्टूडेंट, रासायनिक सूत्र लिखने से पहले हम लोगों के लिए कुछ चीजों की बहुत आवश्यकता होती है जानकारी। उनमें मुख्य रूप से तत्वों की संयोजकता। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड में मैंने आप लोगों को तत्व प्रतीक लिखाए थे 1 से 30 तक। आशा करता हूं आपने याद कर लिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, तत्वों के प्रतीकों के आधार पर, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उनकी संयोजकताओं का निर्धारण किया जाता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं तो वो अधात्विकता में आते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धनात्मक होते हैं तो वो धात्विकता के अंतर्गत आते हैं। ये स्टूडेंट, धात्विक तत्व जो होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है और अधात्विक तत्वों की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, अम्लीय ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। इसके बाद में रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हम लोगों को जिन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सबसे पहली जो बात होती है वो होती है आयनों की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। आयनों की संयोजकता और आवेश संतुलित हो, इसके लिए हम लोगों के लिए क्या करना है उसमें हम देख सकते हैं आप लोगों के लिए मुख्य रूप से संयोजकताओं के निर्धारण में कि आयनों की संयोजकता, माना उदाहरण के तौर पर मैंने लिख दिया NaCl। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 है, तो विन्यास क्या हो गया? 2 8 1। दूसरा है इसमें क्लोरीन Cl, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, विन्यास हो गया इसका 2 8 7। संयोजकता कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या डियर स्टूडेंट कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। अब यहां पर यदि 8 है तो अब बात आती है इनमें अलग की। तो इसमें जो पहला है ये कौन सा है? अंतिम कोष है। अंतिम कोष में कितने तत्व हैं? 1। और इसके अंतिम कोष में कितने हैं? 7। तो किसी भी तत्व के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके आधार पर संयोजकता का निर्धारण होता है डियर स्टूडेंट्स। दूसरी बात, संयोजकता कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं होते। इनमें भी 8 इलेक्ट्रॉनों में 1 2 3 और 4 ये जो तत्व हैं ये संयोजकता के रूप में धनात्मक प्रक्रिया व्यक्त करते हैं। 5 6 7 1 2 3 ये धनात्मक होते हैं जिनके संयोजकता कोष में, और जिनके लिए होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। उनके बाद में चौथा जो तत्व होता है वो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेने के आधार पर, देने के आधार पर ऋणात्मक और धनात्मक संयोजकता व्यक्त करता है। और 8वां जो होता है उसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। ये ध्यान रखना है। अब इसके संयोजकता कोष में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये धनात्मक है। क्यों है धनात्मक? क्योंकि ये जुड़ा कैसे? सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, सोडियम और सोडियम क्लोराइड कैसे बना? इसके संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोराइड के में 7 इलेक्ट्रॉन, मैंने 7 रख दिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8 करना चाहे तो उसको इलेक्ट्रॉन की कितनी आवश्यकता होगी? 7 की होगी, जो ये दे नहीं सकता। और इसको कितने की है? 1 की इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये ले सकता है इससे, क्योंकि इसकी संयोजकता के लिए इसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए इससे। अब कम चाहिए तो वो कम वाला ले लेगा। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो गया? इसके साथ में जुड़ गया, ये हो गया NaCl। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो कैसा है? दाता, धनात्मक, और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो कैसा है? ऋणात्मक। तो डियर स्टूडेंट, आयनों की संयोजकता तो आवेश संतुलित होना चाहिए। दूसरी बात, जब कोई यौगिक धातु और अधातु से निर्मित होता है, जब कोई यौगिक धातु और अधातु से निर्मित होता है, इसी को उदाहरण को ले लें या और भी ले सकते हैं बहुत सारे उदाहरण। जैसे धातु में मैंने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, ये ले लिए। इनमें क्या है? जब कोई यौगिक धातु और अधातु से निर्मित होता है, ये एक यौगिक है सब। इनमें धातु क्या है? मैग्नीशियम धातु है, कॉपर भी धातु है, कॉपर भी धातु है। ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे गैस है तो अधातु है। क्लोराइड क्या है? ये भी अधातु है, ये धातु है। तो जब कोई यौगिक धातु और अधातु से निर्मित होता है डियर स्टूडेंट, तो पहले धातु लिखेंगे और बाद में अधातु लिखेंगे। तो पहले हमने क्या लिखा है? मैग्नीशियम धातु है, इसलिए पहले धातु को लिखा है। कॉपर धातु है, इसलिए कॉपर को धातु को लिखा है। यहाँ पे कॉपर क्लोराइड लिखा है तो कॉपर धातु है। यानी धातु पहले और अधातु बाद में लिखी जाएगी रासायनिक सूत्र लिखते समय।
तीसरी बात हम लोग को ध्यान रखनी है वो बहुपरमाणु आयन द्वारा निर्मित जो यौगिक होते हैं, उन यौगिकों की यदि हम बात करें तो उन यौगिकों में उनकी संख्या को दर्शाने के लिए आयनों को कोष्ठक से बाहर लिख दिया जाता है। कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक से बाहर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब इसमें दो है ना, एक से अधिक की संख्या दर्शाने के लिए तो ये बाहर आ गया 2, इसलिए इनकी संख्या को लिखने के लिए बाहर प्रदर्शित कर दिया जाता है। इनके बाद में अगला जो टॉपिक आता है डियर स्टूडेंट वो आता है सरल यौगिकों के सूत्र। सरल यौगिकों के सूत्र कैसे लिखते हैं उनको भी देख लेते हैं। सरल यौगिकों के सूत्र, सरल यौगिकों के सूत्र की यदि बात की जाएगी तो दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। द्विअंगी यानी जिसके दो अंग हो यौगिकों में वो द्विअंगी यौगिक कहलाते हैं। यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि हम उसको निम्न उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे। इनमें हम उदाहरण के तौर पर क्रॉसओवर के माध्यम से इनको संयोजित किया जाता है। पहला जैसे मैं लिख रहा हूं उदाहरण हाइड्रोजन क्लोराइड, पहला एग्जांपल लिख रहा हूं मैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन यानी H और क्लोराइड यानी Cl। अब इसमें इनकी जो संयोजकता जो दर्शाई जाएगी, तत्व का प्रतीक मैंने क्या लिख दिया, तत्व का प्रतीक लिखा है मैंने, तत्व का प्रतीक, और दूसरे नीचे लिख रहा हूं इनकी संयोजकता। पहला तत्व क्या है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है क्लोराइड। हाइड्रोजन की संयोजकता परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो एक संयोजकता क्लोरीन की परमाणु क्रमांक कितना था 17, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए इसको 8 करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से तो रेडी हो गया, तो ये क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब इनमें हम क्या करते हैं, दोनों में ये इस पे पहुंच जाएगी संयोजकता और ये इस पे पहुंच जाएगी, दोनों में एक एक, तो ये हो गया H1 और Cl1, तो दोनों के आधार समान है तो कोई मतलब नहीं है इसको, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो गया HCl हो गया। दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा लिख रहे हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का प्रतीक H और सल्फाइड का प्रतीक S। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, संयोजकता कितनी है 1, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16वें नंबर का है 2 8 6, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2। अब इसमें ये संयोजकता कहां चली जाएगी H के ऊपर और ये संयोजकता कहां चली जाएगी H के ऊपर, H के ऊपर चली जाएगी तो H2 हो गया, H के ऊपर चलेगी तो H1, अर्थात हम H तो एक है ही है 1 के माध्यम से, तो हम लिख सकते हैं इसको H2S, तो ये लिख दिया मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक इसी के आधार पर और एग्जांपल लें यदि हम इनमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा ले लेता हूं मैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, टेट्रा का मतलब क्या है 4, तो अब यहां पर हम लिखेंगे देखिए कार्बन टेट्रा यानी कार्बन 4, कार्बन की संयोजकता और क्लोराइड की संयोजकता, कार्बन के नीचे 4 संयोजकता रूप में और क्लोराइड की संयोजकता 1, तो ये संयोजकता कहां गई इस पे और ये संयोजकता कहां गई इस पे, तो ये क्या हो गया C1 और ये क्या हो गया Cl4, तो 1 तो एक है ये, अर्थात हम लिख देंगे CCl4। डियर स्टूडेंट ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा, आप देख सकते हो, इसको रिवाइज करके भी देख लेना है इसको एक बार, ये आ जाएगा समझ में, सरल टॉपिक है, ऐसा कोई कठिन टॉपिक नहीं है। इसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड का यदि हम सूत्र ज्ञात करने की बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे संयोजकताओं की, ये ध्यान रखना है क्लोराइड। अब मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है Mg, क्लोराइड का Cl, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 2, यानी पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, दूसरे में अधिकतम 8 हो सकते हैं, तो 8 हो तो 10 बचे कितने 2, तो 2 ये
ये आ गई। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक्स्ट्रा है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 था जो मैंने बताया था, तो इसका 1 ये कहाँ गया, यहाँ, ये कहाँ गया, यहाँ। Mg के ऊपर 1 और Cl के ऊपर 2, तो 1 तो आधार में है ही इसके में, तो बराबर Mg बराबर MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। इनके बाद में अगर हम बात करें एल्युमिनियम ऑक्साइड की, और भी देखिए सूत्रों में, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al ऑक्साइड O। अब यहां पर एल्युमिनियम का प्रतीक कितना होता है, 13, तो 2 8 3, 8 और 2 10 और 3 13, 3 इसकी संयोजकता हो गई। इसकी कितनी होती है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हो गया 8, विन्यास हो गया इसका 2 और 6, तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये यहाँ गया, ये इसमें यहाँ चला जाएगा और ये इसमें यहाँ आ जाएगा। एल्युमिनियम के ऊपर क्या 2 हो गए और ऑक्सीजन के ऊपर कितने हो गए 3, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हम लेना चाहें समान संयोजकता हो, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसे ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड Ca और ऑक्सीजन। कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक होता है, 2 8 8 2, तो 2 इसकी संयोजकता आ गई। इधर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, तो इसकी संयोजकता भी 2, दोनों के समान आधार है, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, तो Ca के 2 और O के 2, तो दोनों के आधार समान है, अर्थात CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गए। इसी तरीके से बहुपरमाणु आयनों वाले बात की जाए, बहुपरमाणु आयनों में यदि हम बात करें तत्वों में, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट Na, और नाइट्रेट को लिखते हैं NO3, NO3। अब इसमें सोडियम की कितनी है, +1 संयोजकता है, और इसकी कितनी है, -1 संयोजकता है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, NaNO3 हो गया। क्यों संयोजकता है इसकी, तो नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की संयोजकता की यदि बात की जाए तो -1 आएगा, और यहाँ इसमें 1। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, कैल्शियम की संयोजकता कितनी आती है, 2 और OH संयोजकता -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो CaOH का होल ट्वाइस। तो ये संयोजकताओं में इनके निर्धारण किया जाता है। इनके बाद में यदि बात आती है सूत्रों के लिखने की, तो निम्नलिखित सूत्रों को लिखिए। यहाँ पे जैसे प्रश्न दे दिया आप लोगों को, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। अब आपसे नाम पूछे जा रहे हैं, Al2SO4 की थ्राइस, इसका नाम बताइए, Al2SO4 की थ्राइस, इसका आप लोग नाम बताइए। तो नाम में हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, Al2SO4 की थ्राइस, CaCl2, K2SO4, KNO3, कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कितने परमाणु विद्यमान हैं, परमाणु कितने विद्यमान हैं, H2S। अब देखिए इनका हमको नाम लिखना है सारे लोगों में, तो इसमें क्या है, एल्युमिनियम Al, और ये क्या है, सल्फेट, तो हम लिख देंगे इसको एल्युमिनियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे पूछ सकता है कि इनके नाम बताइए। यहाँ पे ये किसका प्रतीक है, पोटेशियम का, तो हम लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट। ये किसका है, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये क्या है, कैल्शियम
कार्बोनेट। सवाल आता है कि इनमें परमाणु की संख्या बताइए। परमाणु की संख्या यदि पूछी जाए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम में कितने परमाणु है? 1। कार्बन का कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 3। कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के कितने? 3। तो कितने परमाणु हो गए इसमें? 1 + 1 + 3 = 5। ऐसे यहाँ पे पूछता है जैसे पोटेशियम नाइट्रेट में, तो K का कितना है? 1, N का कितना है? 1, O के कितने? 3, तो कितने हो गए? 5। इसी तरीके से यहाँ पर अगर परमाणु की बात की जाए Al2SO4 की थ्राइस, Al2SO4 की थ्राइस, इसमें अगर डियर स्टूडेंट परमाणु संख्या पूछ रहा है तो एल्युमिनियम के कितने हैं? 2। सल्फर ये 3 बाहर है, तो बाहर का क्या है डियर स्टूडेंट्स? कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो सल्फर का कितना हो गया इसमें? 3। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4 × 3 = 12। कुल कितने परमाणु हो गए? 12 और 3 15 और 2 17। तो परमाणु संख्या कितनी हो गई डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे 17 हो गई। इनके बाद में अब हम अगला पढ़ते हैं कि आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान व मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना हम देख सकते हैं कि इस अवधारणा के आधार पर किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके संघटक पर निर्भर करता है और द्रव्यमान को उसके परमाणु द्रव्यमान इकाई यूनिफाइड द्वारा व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान को किसके माध्यम से करते हैं? यूनिफाइड के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। अब इसमें जैसे पूछ लिया गया ना, H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करो। परिकलन का मतलब गणना। अब हाइड्रोजन के कितने, अब हम परिकलन कर रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या के आधार पर हाइड्रोजन H2O, इसका परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन कितने तत्व हैं? अकेला 1 है, 2 परमाणु है। द्रव्यमान कितना होता है? 1, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना? 1 अणु है, इनटू द्रव्यमान कितना होता है? 16 बराबर 2 × 2 = 16 18 ग्राम। इसका क्या आता है? 18 यूनिफाइड द्रव्यमान आएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे नाइट्रिक अम्ल का कर पा रहा है HNO3 में H के परमाणु कितने डियर स्टूडेंट्स? 1 × 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना है? 1 इनटू द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक डियर स्टूडेंट्स 7 होता है, द्रव्यमान होता है 14 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 इनटू द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब कुल निकाल लेंगे, 1 × 1 करेंगे तो 1 प्लस 14 × 1 करेंगे तो 14 इनटू 16 थी 48 बराबर कितना आ गया? 48 और 14 52 53 यूनिफाइड। तो ये इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स 53 यूनिफाइड आता है। ठीक उसी तरीके से परिकलन किया जाए कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम क्लोराइड का यदि हम गणना करें CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 40 यूनिफाइड। क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? बराबर 35.5। तो दोनों के निकालेंगे। CaCl2 का द्रव्यमान होगा, कैल्शियम का कितना है? 1 है, तो 1 × कितना यूनिफाइड है? 40 प्लस क्लोरीन के कितने हैं? 2 हैं, इनटू कितना है? 35.5। कितना आ जाएगा? 40 प्लस 35.5 × 2 बराबर 71 बराबर 111 यूनिफाइड। तो कार्बन परमाणु की मोल संख्या की यदि बात की जाए तो 6.022 × 10⁻23 होती है। हाइड्रोजन के परमाणुओं का मान भी 6.22 × 10⁻23 होता है। इसको हम आवोगाद्रो संख्या और द्रव्यमान के बीच में संबंध देख सकते हैं। आवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है, आवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23
23 होती है। कार्बन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु, उस कण की संख्या, कणों की संख्या के निर्धारण के आधार पर। इसके बाद में अगला टॉपिक है इसमें मोल संकल्पना का डियर स्टूडेंट्स। मोल संकल्पना, मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना में क्या है, इसके अंतर्गत भी हम लोग देखेंगे, तो वो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स हम कल के टॉपिक में। धन्यवाद।